नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, समास प्रकरण चल रहा है। हम समास, कल हमने समास का सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने समास की परिभाषा और समास के भेद भी बताए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, केवल समास पढ़ने वाले हैं। देखना, समास का जो पहला जो भेद होगा वो होगा प्यारे साथियों केवल समास। क्या होगा? केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है प्रथम है। यानी विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त, यानी विशेष संज्ञा से रहित, विनिर्मुक्त और मुक्त केवल समास है प्रथम है। यानी केवल समास ही प्रथम समास होता है। यहां पे लिखा हुआ है प्यारे साथियों, संज्ञा रहित, संज्ञा से मुक्त, यानी संज्ञा से रहित या संज्ञा से मुक्त केवल समास होता है। यह समास का प्रथम भेद है। यानी यह समास का क्या है? प्रथम भेद है। यानी समास का जो प्रथम भेद लघु सिद्धांत कौमुदी में बताया था, वो बताया था केवल समास है। यानी विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है प्रथम है। ऐसे पद जिनमें समास तो होता है, यानी ऐसे पद जिनमें समास तो होता है परंतु उन्हें किसी विशेष नाम या संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यानी देखिए प्यारे साथियों, यहां लिखा हुआ है कि ऐसे पद जिनमें समास तो होता है, यानी ऐसे पद होते हैं जिनमें समास तो होता है परंतु उन्हें किसी विशेष नाम या संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसे पद होते हैं जिनमें समास तो होता है परंतु उन्हें किसी विशेष नाम संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता। यानी उसको एक स्पेशली नाम नहीं दिया जा सकता, उसे केवल समास की श्रेणी में रखा जाता है। उसे किसमें रखा जाता है? केवल समास की श्रेणी में रखा जाता है। अतः इसलिए इसे सुप सुपा समास भी कहते हैं। यानी केवल समास को कभी कभी आ जाता है कि सुप सुपा समास कह कहते थे, तो यानी केवल समास को ही सुप सुपा समास कहा जाता है। देखना, ये विग्रह पद है और ये समस्त पद है। यदि कोई बच्चा, मान लीजिए प्यारे साथियों, यदि मान लीजिए कोई आज की क्लास देख रहा है, कल की नहीं देखा हो, तो ध्यान देना, थोड़ा क्या करना है आपको, कल वाली जो क्लास है उसको देखना, क्योंकि उसमें मैंने समास का सारा बताया कि विग्रह पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है। ठीक है, चलिए। पूर्वम भूत है, विग्रह क्या होगा? पूर्वम भूत है, यानी पहले था। तो देखिए पूर्वम भूतसु, तो देखिए यहां विभक्ति हो गई। अब आपको क्या करना है? भूतपूर्व है, क्या हो जाएगा? भूतपूर्व है। क्या बन जाएगा आपका? भूतपूर्व है। आगे दे रखा है वागर्थो इव, क्या दे रखा है? वागर्थो इव। तो देखिए हम इसका संधि रूप यानी समस्त पद कैसे बनाएंगे, ध्यान में देना। आप देखना, या आगे लिखा हुआ है वागर्थो इव, क्या लिखा हुआ है? वागर्थो इव। अब इसको समस्त पद करना है, तो इसमें जो ये विभक्ति लगी हुई है इसको हमें हटाना है और समस्त पद बनाना है। तो देखिए ये औ लिखा हुआ है, औ को क्या हो जाएगा? आ होगा और ये ई उसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? वागर्था व्यू। आगे क्या दे रखा है प्यारे साथी, ध्यान देना, न एक दाह, क्या दे रखा है? न एक दाह, ये विग्रह है इसका, न एक दाह। अब इसका समस्त पद बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ए और ए, आई होता है ना वृद्धि संधि से, तो हम इसका देखिए समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा?
नेकदा। जिमु तस्य यू, क्या लिखा हुआ है? जिमु तस्य यू, ये विग्रह पद है। अब इसका क्या बनाना है? हमें समस्त पद बनाना है। क्या बनाना है? समस्त पद। तो देखिए ए और ई, ए होता है, कौन सा नियम है ये? गुण संधि का। तो देखिए हम इसका समस्त पद बनाएंगे। जिमु तस्य व, मैंने आपसे कहा था ना कि संधि के बाद में मैंने समास इसीलिए लिया था कि ग्रामर का क्या होता है कि संस्कृत ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्येक टॉपिक से इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो वहां से अब देखिए इसमें देखिए मैंने संधि के नियम से इस तरीके समस्त पद कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखना प्यारे साथियों, अव्ययीभाव समास पढ़ रहे हैं। देखना, प्रायण पूर्व पद पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावो द्वितीय, यानी प्रायण इसमें क्या होता है प्यारे साथियों कि प्रायण पूर्व पद प्रधान होता है और यह अव्यय यानी समास का द्वितीय भेद है। यानी पहला केवल समास, उसके बाद अव्ययीभाव समास। ठीक है, देखना, अर्थात प्राय पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है। यानी प्राय इसमें क्या होती है कि पूर्व पद की प्रधानता होती है, यानी पूर्व पद के अनुसार ही विभक्ति लगाई जाती है। वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। यह समास का द्वितीय भेद है। अव्ययीभाव का सामासिक पद अव्यय होता है और सदा नपुंसक लिंग में होता है। यानी क्या होता है प्यारे साथियों कि यह समास का द्वितीय भेद है। अव्ययीभाव का सामासिक पद अव्यय होता है, सदा नपुंसक लिंग में होता है। यह 16 अर्थों में प्रयोग होता है। अव्ययीभाव समास, ठीक है, यानी 16 अर्थों में प्रयोग में लिया जाता है ये। ठीक है, देखना, इसका सूत्र भी बताया गया है। एक अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्ध यर्था अभावा अत्यया असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्वे योग पद्ये सादृश्य संपत्ति सकल्यान्त वचनेषु, यानी ये अव्ययीभाव समास का सूत्र है। ठीक है, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए, इसमें नीचे भी लिखा हुआ है कि यथा शब्द है वो 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। यानी जो यथा शब्द होता है वो 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। पदार्थान अतिवृत्ति यथा, जो यथा अर्थ में होता है, स के अर्थ में सादृश्य के अर्थ में होता है। ठीक है, और विप्सा के अर्थ में प्रति के अर्थ में होता है। योग्यम और अनु के अर्थ में होता है। आपको ध्यान में रखना कि अव्ययीभाव का क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है वो तो क्या होता है? अव्यय होता है, और दूसरा जो पद होता है वो क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। नीचे भी लिखा हुआ है कि अव्ययीभाव समास का पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा शब्द होता है। यानी अव्ययीभाव समास है वो नपुंसक लिंग में होता है, और इसका जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है, और द्वितीय पद क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। ठीक है, आज हमने प्यारे साथियों देखिए समास, हमने केवल समास कंप्लीट किया, और इसके बाद में हम आज केवल से इसमें अव्ययीभाव समास का यहां तक ही कंप्लीट करेंगे। कल हम अव्ययीभाव के सारे उदाहरण भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि प्यारे साथियों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।